अदालती एतबार से आज एक गर्मा गर्म दिन। एक तरफ अल अजीज़िया केस में नवाज शरीफ की अपील की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा का एक बड़ा फैसला कि 12 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में जो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई थी 2011 में, वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रही है 12 दिसंबर को, मंगल के रोज़। तो इस एतबार से ये अहम कुछ अदालती एक्टिविटीज़ हैं आज जिन पर हम बात करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स के ऐसे व्यूवर्स जो हिस्ट्री को, करंट अफेयर्स को, पॉलिटिक्स को रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जस्तजू करते हैं, इनको रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अब तक रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करें। अल अजीज़िया केस मतवक्को तौर पर नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है, रिलीफ की तरफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले नवाज शरीफ को एवन फील्ड में जिस तरह से रिलीफ दिया गया, वाज़े नज़र आ रहा है कि अल अजीज़िया केस में भी इस तरह का रिलीफ मिलेगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की सदा मुस्तरद कर दी कि इस केस को वापस ट्रायल कोर्ट में भेजा जाए, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही मेरिट की बिना पर सुनेगी। अब चूंकि ये कानूनी से ज़्यादा सियासी केसेस हैं जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं, अल अजीज़िया हो, फ्लैट एवन फील्ड हो, फ्लैगशिप हो, जितना भी है, जितने ही बल्कि सियासतदानों के खिलाफ केस बनाए जाते हैं, उनकी कानूनी से ज़्यादा सियासी हैसियत होती है। तो ये हर किसी को अंदाज़ा था कि नवाज शरीफ जब वतन वापस आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है, वाज़े इंडिया था कि उनको इन केसेस में भी रिलीफ मिलेगा। एवन फील्ड में तो रिलीफ मिल चुका है। अल अजीज़िया केस के बारे में ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के लिए एक ऐसा पैरामीटर साबित होगा, यहाँ से अल अजीज़िया केस के फैसले से ये साबित होगा कि क्या नवाज शरीफ को सिस्टम मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट करने जा रहा है। ये वो एक पैरामीटर होगा, क्योंकि जैसे ही अल अजीज़िया केस में नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा अगले हफ्ते मुमकिन तौर पर, तो वैसे ही नवाज शरीफ की नाअहली भी ख़त्म होने की जानिब पेशकदमी होगी। नवाज शरीफ बाकायदा इंतखाबात में कंटेस्ट कर पाएंगे और फिर ये एक लिहाज से वाज़े होगा कि सिस्टम नवाज शरीफ को कबूल कर रहा है। इससे पहले अब तक नवाज शरीफ जब वापस आए हैं, अब तक वाज़े तौर पर ऐसे इंडिकेट दिए जा रहे हैं जैसे बलूचिस्तान एक तरह से नवाज शरीफ को फतह कर दिलवा दिया गया। बाप पार्टी की सूरत में बलूचिस्तान के सरदारों को जिस तरह नवाज शरीफ के साथ शामिल करवाया गया। सिंध में GDA और MQM, अब हर कोई जानता है, ये पाकिस्तान में एक बच्चा भी जानता है कि MQM और GDA किसके शानों पर चलती है। वो नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद पर आ रहे हैं। माजी की किंग्स पार्टी मुस्लिम लीग काफ नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद पर कि उसके साथ मामला तय हो चुका है। तो अब ये वाज़े हो रहा है ऐसा ऐसा कि सिस्टम में नवाज शरीफ की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। नवाज शरीफ के लिए बिल्कुल एक फील्ड तैयार की जा रही है। सिर्फ लास्ट रुकावट इस हवाले से वही जो मैंने कहा, अल अजीज़िया केस है। अगर ये रुकावट भी ख़त्म हो गई तो फिर ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन 2024 में जो बड़े पोस्टर बॉय के तौर पर पॉलिटिशियन सामने नजर आएंगे वो नवाज शरीफ ही होंगे। वज़ीर आज़म बन पाते हैं नहीं बन पाते, ये ज़ाहिर बात है, एक पोस्ट इलेक्शन मसला है। ये 8 फरवरी के बाद का मसला है, लेकिन एटलीस्ट 8 फरवरी तक ये वाज़ेह हो जाएगा कि नवाज शरीफ को भरपूर सिस्टम की तरफ से सपोर्ट दी जा रही है, सिस्टम की तरफ से सपोर्ट मिल रही है। अब इसमें जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं ये कि नवाज शरीफ को सिस्टम अगर सपोर्ट दे रहा है तो साथ ही सिस्टम को ये भी पता है, सिस्टम अगर खुलकर बात की जाए एस्टेब्लिशमेंट को यही पता है कि नवाज शरीफ 3 मरतबा जब वज़ीर आज़म रहे हैं तब उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस वक्त के आर्मी चीफ्स के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, बल्कि ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं। उसके बावजूद अगर चौथी मरतबा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये इस्टेब्लिशमेंट या ये सिस्टम किस तरीके से इसको डाइजेस्ट करेगा, ये आने वाले चंद रोज़ में ही हम पर वाज़े होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट वीक किस तरह नवाज शरीफ को इस केस में रिलीफ मिलता है। अब दूसरा अहम, बल्कि इससे ज़्यादा अहम एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को चलेगा, जिसमें केस से ज़्यादा ये कहना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट तारीख को दुरुस्त करेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में जो फैसला दिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत देने का, जो तारीखी एतबार से गलत था, जिसकी कोई अदालती नज़ीर नहीं है, जिसको दुनिया भर के अंदर
किसी भी अदालती नज़ीर में, किसी भी दुनिया की अदालत में पेश नहीं किया जाता। ये केस ऐसा था, केस की पेचीदगी में जाए बगैर इसमें जो मोटी बुनियादी बातें थी वो यही थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कू के बाद, जनरल ज़िया के मार्शल्ला के बाद, जुलाई 1977 के बाद जब गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के दौरान ही ये कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक की जब मुलाकात हुई मरी में मशहूर ज़माना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, तो वहाँ भुट्टो साहब ने जनरल ज़िया को याद कराया कि आइन का आर्टिकल 6 भी कोई चीज़ है, आर्टिकल 6 भी लिखा है। यानी आर्टिकल 6 का मतलब कि जनरल ज़िया ने आइन तोड़ा है, संगीन गद्दारी की है और उनको सजाए मौत भी मिल सकती है। ये सुनना था कि जनरल ज़िया के कान खड़े हो गए, और जनरल ज़िया ने फिर सितंबर 1977 में जिस तरीके से भुट्टो साहब को ट्रैप किया एक केस में, नवाब अहमद कसूरी केस में, जिस केस के बारे में कहा जाता है कि ऐसा केस था ये कि जिसका कोई ट्रायल भी नहीं किया गया, निचली अदालत से ट्रायल भी नहीं हुआ, और फिर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक जैसा एक इंतहाई एंटी भुट्टो शख्स, एक मुतसब शख्स जिसका भुट्टो से जाती इनात थे कई तरह के, वो बैठा हुआ था जस्टिस मौलवी मुश्ताक। जस्टिस मौलवी मुश्ताक का जाती जो अनात था वो यही था कि सीनियर होने के बावजूद उसे क्यों नहीं चीफ जस्टिस बनाया गया, जस्टिस असलम रियाज हुसैन को क्यों भुट्टो ने चीफ जस्टिस बना दिया लाहौर हाई कोर्ट का। तो जस्टिस मौलवी मुश्ताक के हवाले से बिल्कुल था कि वो ज़ाती रिवेंज लेना चाह रहे हैं, बल्कि उस वक्त के पंजाब के एडवोकेट जनरल मकबूल मलिक जो हैं उन्होंने इस हवाले से किताब भी लिखी है कि किस तरीके से जस्टिस मौलवी मुश्ताक जनरल ज़िया की मदद से बिल्कुल पर्सनल होकर भुट्टो के खिलाफ ये केस लड़े थे। लाहौर हाई कोर्ट से सजाए मौत मिलने के बाद 1978 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट में किस तरह जनरल ज़िया असरअंदाज होता है, किस तरीके से कई जजेस को छुट्टी पर भेजने की, रिटायर करने की धमकी दी जाती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट से एक स्प्लिट डिसीजन लिया जाता है भुट्टो को सजाए मौत देने का, और फिर भुट्टो को अप्रैल 1979 में सजाए मौत दे दी जाती है। 2011 में उस वक्त पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने, सदर आसिफ अली जरदारी ने रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट में। इफ्तिखार चौधरी चूंकि बड़े वोकल होकर सुओ मोटो एक्शंस ले रहे थे, और ख़ास तौर पर वो आसिफ अली जरदारी और पीपुल्स पार्टी के लीडर्स के केसेस के बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ एक्टिव काम कर रहे थे, परस्यू कर रहे थे, तो आसिफ अली जरदारी ने एक रेफरेंस भेजा कि ज़रा ये भी बताइए 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। आप इफ्तिखार चौधरी ने शुरू में तो 2011 में इस केस को एंटरटेन किया, लेकिन चंद ही समातों के बाद ये केस की समात मुलतवी हो गई, और अब कितने साल बाद, 2012 से आज आप देख लें लगभग ये 11 साल हो गए। 11 साल बाद अब जो है वो इस केस की समात होने जा रही है नेक्स्ट वीक। अब देखते हैं कि काजी फाइज ईसा, जिनकी तरफ जब वो चीफ जस्टिस बने थे, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक, पाकिस्तान के आइन पसंद हल्के, पाकिस्तान में जो कानून की हुक्मरानी का राज चाहते हैं ऐसे हल्के, ये उम्मीद रख रहे थे कि काजी फाइज ईसा माजी में की गई गलतियों को सुधारेंगे, ठीक करेंगे। अब देखते हैं कि भुट्टो के इस केस में काजी फाइज ईसा की अदालत का फैसला क्या होता है। तो इसके लिए हमें 12 दिसंबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।